अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा 10th क्लास, वो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप को इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी आपको शेयर की जाएंगी जिनकी मदद से आप जो है वो इस टॉपिक को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हमारे इस टॉपिक के आज के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिर कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, फिर इसके बाद आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन एक्शन क्या चीज़ है। इन सब चीज़ों को आज के हम इस टॉपिक में अपने कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आ गया टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। बेटा यहाँ पर दो टाइप्स हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपके पास जो पुट कर रहा हूँ वो मैंने अपने पास से लिखी है। ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, वैसे इसको आप अपने तौर पर समझने के लिए इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ से देख के वीडियो से। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है। द नर्वस सिस्टम इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द एनिमल का सबसे हाईली कॉम्प्लेक्स, सबसे पेचीदा किस्म का जो हिस्सा है वो नर्वस सिस्टम होता है, जिसका काम क्या है। दैट कोऑर्डिनेट्स इट्स एक्शन and sensory information by transmitting signals to and from different parts of its body। जो क्या करता है कि बॉडी के तमाम पार्ट्स के साथ राब्ता कायम करने के लिए सेंसरी मालूमात को रिसीव भी करता है और पैगामात को जारी भी करता है। कैसे करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो सिग्नल्स यानी ख़ास किस्म के सिग्नल्स होते हैं उनको भेजकर या बॉडी के तमाम पार्ट से सिग्नल को रिसीव करके। समझ लगी बात की। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन की मिसाल ऐसे है, हमारी पूरी बॉडी में बेटा नर्व्स का एक जाल बिछा हुआ है। यूँ मानो कि देखो जैसे हमारे पास एक पिटसेल का टेलीफोन है। पिटसेल के टेलीफोन में क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो वायर के ज़रिए से आते हैं। तो उसमें जो मीडियम होता है वो वायर होती है, यानी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं और टेलीफोन पे बेल रिंग होती है, फिर हम रिसीवर उठाते हैं और बात करते हैं। और उसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो अपना वायर के ज़रिए से जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी में भी नर्व्स का या न्यूरॉन्स का एक जाल बिछा हुआ है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी में हमारे मसल्स के साथ हर एक पार्ट में न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है, जहाँ से मैसेजेस उन न्यूरॉन्स के ज़रिए से हमारे ब्रेन पास आ रहे हैं और ब्रेन से हम तमाम बॉडी पार्ट्स में वापस जा भी रहे हैं। समझ आ गई। तो इनमें जो सिग्नल्स होते हैं ये न्यूरॉन्स के ज़रिए से आते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टेलीफोन जो पिटसेल होता है हमारे पास, जो लैंडलाइन होता है, उसमें जैसे सिग्नल वायर के ज़रिए से आते हैं। इसे क्लियर। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे है जी केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स विद इन द बॉडी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसी ख़ास किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है जो सेल्स के दरमियान होती है या डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान होती है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। देखो ना, अब हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स, अगर एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कोई पैगाम पहुंचाना है, कोई बात करनी है या कोई ऑर्डर देना है या कोई भी चीज़ देनी है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। समझ आ गई। या एक ख़ास किस्म के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको किसी और ऑर्गन के टिश्यूज़ के साथ अगर कॉन्टेक्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या होता है, अब आगे देखें। In this kind of coordination, a group of cells release a specific chemicals। एक ख़ास किस्म के सेल्स जो होते हैं वो एक ख़ास केमिकल खारिज करते हैं जो रेगुलेट कंट्रोल करते हैं द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर सेल्स, दूसरे सेल्स की सरगर्मियों को, किसकी, बॉडी की। समझ लगी बात की। यानी जितने भी यानी कि दूसरे सेल्स होते हैं बॉडी के, वो सेल्स एक ख़ास किस्म का केमिकल पैदा करते हैं। आमतौर पर आप सब जानते होंगे उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। जैसे बेटा ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, हाँ, ग्रोथ हार्मोन्स का तो पता होगा ना, जो कद को बढ़ाने में काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए क्या करता है, अपने ख़ास किस्म के केमिकल्स जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं वो पैदा करता है और वो ब्लड में शामिल कर देता है। और फिर ब्लड के ज़रिए से होता हुआ वो हार्मोन या केमिकल दूसरे ऑर्गन को पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि फ़लाँ ऑर्गन ये बात करना चाह रहा है। हर ऑर्गन एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स पैदा करता है, केमिकल्स पैदा करता है, और हर केमिकल्स एक मखसूस ऑर्गन ही उसको रिसीव करता है और उसे अंडरस्टैंड करता है कि दूसरे ऑर्गन ने मुझे क्या पैगाम भेजा है। इसकी मिसाल ऐसे है केमिकल कोऑर्डिनेशन की, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है। अब हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई वायर नहीं है, इसके साथ कोई वायर अटैच नहीं होता, इसमें सिग्नल हवा के ज़रिए से आते हैं, यानी ये वायरलेस है। तो सेम इसी तरह से हमारे ऑर्गन्स भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रब्ता करने के लिए वहाँ पर उनके पास न्यूरॉन्स का नेटवर्क नहीं है,
हमारे ऑर्गन्स के पास न्यूरॉन्स का नेटवर्क मौजूद नहीं है, तो वो ऑर्गन्स एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल्स पैदा करते हैं और ब्लड में रिलीज़ करते हैं। तो दे आर द वायरलेस सिस्टम, यानी उनका वायरलेस सिस्टम हुआ, ठीक है ना। वो केमिकल्स पैदा कर रहे हैं, उसमें ब्लड के एक ज़रिए से, ब्लड एक मीडियम है जिसमें वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और ब्लड के ज़रिए से होता हुआ उस तक पहुंच जाता है। तो ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक हो गया। अब मैं आगे आपको जो है ना वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से एक अगले स्टेप में डायग्राम दिखाऊंगा, उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास बेटा पूरी बॉडी में ये अगेन नर्वस कोऑर्डिनेशन की टॉपिक आ गया, और ये हमारी वही डेफिनेशन जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। तो ये देखिए, ये ब्रेन आ गया और ये दरमियान में हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है जिस पर मैं ये फिंगर को मूव कर रहा हूँ, और बाकी पूरी बॉडी में हमारे नर्व्स का एक जाल बिछा हुआ है। जैसे देखो ना बेटा, आपके घर में एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, जैसे बिजली का एक मीटर आ गया। अब मीटर के साथ मेन वापडा की तार आ रही है। अब आप चाहते हो कि उस तार में जो करंट है वो पूरी बॉडी में चला जाए, तो उसके लिए आप घर में क्या करते हो, पूरे घर में वायरिंग कर देते हो। समझ लो कि ये जो बॉडी है ये आपका घर है, ये जो मेन वायर आ रही है स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी वो मेन वापडा की तार है, और ये जो दिमाग है ये आपका मीटर है। अब दिमाग यानी मीटर और ये मेन वायर यानी स्पाइनल कॉर्ड आपस में राब्ते में होगी। अब आप चाहते हो कि इस मेन तार का यानी स्पाइनल कॉर्ड का जो करंट है वो पूरे घर में सप्लाई हो जाए, पूरी बॉडी में हो जाए। तो पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए, फिर पूरे घर में पहुंचाने के लिए आपने क्या किया, वायरिंग कर दी, पूरे घर में तारों का जाल बिछा दिया। समझ लगी बात की, एग्जांपल क्लियर होगी। यानी ये मीटर आ गया आपका दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड मेन वायर होगी करंट की, और पूरी बॉडी में ये जो नेटवर्क बिछा हुआ है नर्व्स का, ये आपकी वायर्स हो गई, यानी आपकी पूरी बॉडी में वायरिंग की हुई है। तो ये आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, तो उसको आप ज़रा देखिएगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, यहाँ पर ऊपर ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ये ऊपर दिमाग में मैसेज जा रहे हैं, और ये पूरी बॉडी में नर्व्स में जाल बिछा। आप देख सकते हो कि ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं ये पैगामात को दिमाग से नीचे पूरी बॉडी में भी ला रहे हैं और पूरी बॉडी से दिमाग तक भी लेके जा रहे हैं। आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है, ऊपर ब्रेन में लेके जा रहे हैं। इनको आप अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। राइट हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस, ठीक है, अगेन। सो नेक्स्ट हमारे पास आगे है जी केमिकल कोऑर्डिनेशन। राइट हो गया। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन फिर से कोट कर दी, वही वाली है बेटा जो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अच्छा, अब आगे आपको बताता चला जाऊँ कि ये हमारी पूरी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, ये ग्लैंड्स मौजूद हैं। बेटा ग्लैंड्स भी बेसिकली क्या होते हैं, ग्लैंड्स भी एक ऑर्गन होते हैं। हमारी बॉडी में हर ऑर्गन को अल्लाह पाक ने एक असिस्टेंट दिया हुआ है, उसका असिस्टेंट दिया हुआ है, उसका सेक्रेटरी प्रोवाइड किया। वो सेक्रेटरी भी एक ऑर्गन ही है। हम उस ऑर्गन को ग्लैंड कहते हैं। जैसे हमारे गले में थायराइड ग्लैंड है, दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस है, स्टमक है, हमारा लीवर है, हमारे किडनीज़ के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज है, लबलबा जिसे आप कहते हैं, टेस्टीज, ओवरीज एंड यूट्रस, ये ऑल आर दीज कॉल्ड ग्लैंड्स। ये सारे ग्लैंड्स हैं, ये भी एक तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो ख़ास हार्मोन रिलीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको ये वाला, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। इसको हम क्या कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे, ठीक है बेटा। इसको हम क्या कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। राइट हो गया। जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड है, ये आप गले में देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड है। राइट हो गया बेटा। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, राइट, क्लियर। जैसे हमारे पास ये पेनक्रियास है, दिस वन पेनक्रियास, ओके, दिस वन इज कॉल्ड पेनक्रियास। राइट और नाउ दिस इज कॉल्ड पेनक्रियास, दिस वन इज पेनक्रियास। ये हमारा पेनक्रियास है, ये हमारा पेनक्रियास है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हमारे ग्लैंड्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, और पूरी बॉडी में जो है वो अपना हार्मोन्स को फॉरवर्ड करते हैं, पैगामात को लेके जाते हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के दरमियान लिंक या राब्ते का बायस बनते हैं। दीज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इनको हम, ग्लैंड्स।
या पार्ट, these are also organs, are a part of the organs that produce the specific chemicals named as hormone that helps to communicate between various organs and various organs for communication or coordination. ओके तो ये मैंने डेफिनेशन बोल दी है, इसको नोट आप कर लीजिएगा. तो नेक्स्ट आगे हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एक्शन. कि कोऑर्डिनेशन एक्शन कितने तरह का होता है. कोऑर्डिनेशन एक्शन बेटा इसकी 5 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल होता है स्टिमुलाई. इसके बारे में नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है. स्टिमुलाई क्या होता है, फिर इसके बाद रिसेप्टर है, रिसेप्टर के बाद इफेक्टर है, फिर CNS है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सॉरी, स्टिमुलाई फर्स्ट, रिसेप्टर 2 सेकंड एंड CNS थर्ड, इफेक्टर 4 और लास्ट में रिस्पॉन्स. सो नंबर 1 इज अ स्टिमुलाई, second one is a receptors, third one is a central nervous system and fourth one is effector and the fifth one is a response. आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं, आप CNS को कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं. राइट हो गया. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ स्टिमुलाई. We can define a stimulus as any change in the environment, external or internal, which can provoke a response in an organism. तो स्टिमुलाई की तारीफ क्या होगी, कोई भी ऐसी चेंज माहौल में, चाहे वो अंदरूनी तौर पर हो या बैरूनी तौर पर हो, और आपके अंदर एक रिस्पॉन्स, रद्द अमल जाहिर करे, रद्द अमल को उजागर करे, उसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल से आते हैं, आके चलते चले जा रहे हैं, तो एकदम से आपके पाँव में कोई कांटा लगता है, तो क्या होता है, फ़ौरन क्या होता है, आपको पेन होती है ना, कांटा चुभा. आपको पता तो नहीं था ना कि नीचे फर्श पे या कोई चीज़ गिरी पड़ी है या कोई कील वगैरह है, नहीं पता था, आप तो अपने ध्यान में जा रहे थे. जैसे आपके पाँव पे कोई चीज़ हिट हुई, आपको फ़ौरन एक पेन हुई, तो फ़ौरन आपके बॉडी में क्या होता है कि अजीब सा चेंज आता है. ठीक है ना, दैट इज़ अ स्टिमुलाई. ओके, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में एक रिस्पॉन्स जाहिर करे, एक रद्द-ए-अमल उजागर करे, प्रोवोक करे. ठीक है, और ये इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नली भी. इसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई. फॉर एग्जांपल हीट, जैसे अगर आप अपनी ध्यान में आते हैं और कोई गर्म चीज़ होती है, आपको पता नहीं होता कि ये गर्म है, आपने उसको जैसे ही टच करते फ़ौरन छोड़ देते हैं, तो आपका हाथ जलता है, तो वो जो गर्माइश थी दैट इज़ अ स्टिमुलाई. साउंड वेव्स, ठीक है, केमिकल्स लाइक दिस. रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं या वो सेल्स होते हैं जो एक मखसूस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, राइट हो गया. रिसेप्टर, जैसे आप हाथ से किसी चीज़ को छूते हो, जैसे आपकी नोज़ है, ये स्मेल के लिए गुड और बैड उसको रिसीव करते हैं, तो नोज़ है रिसेप्टर, राइट. आपके ईयर साउंड को सुनते हैं, तो आपके कान क्या हैं, रिसेप्टर्स, आवाज़ों के लिए. इस तरह से आपकी आइज़ क्या हैं, वो लाइट को रिसीव करती हैं, आप अपनी आंखों से देखते हो चीज़ों को, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्टर. ओके, तो यहाँ पर साउंड वेव्स क्या हैं, स्टिमुलाई, ईयर्स क्या हैं, रिसेप्टर. अच्छा चले मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. स्टिमुलाई क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है. सो लिसन, मेरे सामने क्लास में एक बच्चा बैठा है, मैं उसे कहता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम. वो आगे से मुझे कहता है माय नेम इज़ रेहान. ठीक हो गया, या इरफान, XYZ जो भी है. अच्छा, अब मैंने उससे पूछा व्हाट इज़ माय नेम, तो मेरी आवाज़ क्या है, स्टिमुलाई. उसके कान क्या हैं, रिसेप्टर, राइट. उसका दिमाग क्या है, कोऑर्डिनेटर. और उसकी ज़ुबान क्या है, इफेक्टर. जो उसने बोल के बताया माय नेम इज़ रेहान, ये क्या है, रिस्पॉन्स. समझ लगी बात की जी, इज़ इट क्लियर. जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आवाज़ क्या है, स्टिमुलाई. सुनने वाले के कान क्या हैं, रिसेप्टर. दिमाग क्या है, कोऑर्डिनेटर, जिसने उसको अंडरस्टैंड किया, समझा कि मुझसे उसने क्या पूछा है. और ज़ुबान क्या है, इफेक्टर, जिसने जवाब देना है. और जो बोल के बताया, इरफान, ये क्या है, रिस्पॉन्स. अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल आप रात को अगर जा रहे हो रोड पर, आपके अपोजिट साइड से डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है, फ़ौरन तेज़ लाइट मारती है, आप फ़ौरन आंखों के आगे हाथ कर लेते हो. तो लाइट, तेज़ लाइट क्या थी, स्टिमुलाई. आंखें क्या थी, रिसेप्टर. दिमाग क्या था, कोऑर्डिनेटर. हाथ क्या था, इफेक्टर. आंखों के आगे कर लिया बचने के लिए, ये क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स. आप एक कमरे में जाते हो, ठीक है, वहाँ पर बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो खुशबू क्या है, स्टिमुलाई. नोज़ क्या है, रिसेप्टर. दिमाग क्या है, कोऑर्डिनेटर. ठीक है, ज़ुबान क्या है, इफेक्टर. आप बोल के बताते हो, अमेजिंग, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी स्मेल है, तो आपका बोल के बताना या कोई एक्शन शो करना, दिस इज़ अ रिस्पॉन्स. इज़ इट क्लियर.
आपने एक किचन में गए, आपने एक बर्तन खाना लेने के लिए गए, आपने एक बर्तन को हाथ लगाया, वो बहुत गर्म था, अचानक उसको पकड़ा, फ़ौरन छोड़ दिया, हाथ जल गया, तो उसकी जो तपश थी वो क्या थी? स्टिमुलाई। आपके हाथों ने रिसीव किया, क्या है? रिसेप्टर। आपका दिमाग क्या है? कोऑर्डिनेटर। और वापस क्या हुआ? आपके जो मसल्स हैं बाजू के, अपर मसल्स हैं, वो क्या कहलाएंगे? इफेक्टर्स। और आपने फौरी तौर पर उसको छोड़ा और हाथ पीछे खींच लिया। दिस इज़ योर रिस्पॉन्स। समझ आ गया? स्टिमुलाई क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, और रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ये आगे डेफिनेशंस हैं और जो बुक पे डेफिनेशंस दी हुई हैं। अच्छा, ये आपके टॉपिक्स में से डेफिनेशंस मैंने सॉर्ट आउट की हुई हैं। आप इसको अपनी बुक पे जो टॉपिक है सारे उनको रीड आउट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हुए हैं। किसी किस्म का कोई हो इशू तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कोशिश की है कि आपको अच्छे अंदाज से गाइड कर सकूँ। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।